नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, हेडलाइंस के साथ। सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए नई कैटेगरी बनाई। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आएंगे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप शेयर्स। मौजूदा मल्टी कैप को बनाया जा सकता है फ्लेक्सी कैप। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में निवेश की लिमिट हटी। पूरा हुआ व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस का इंतजार। यूपीआई के जरिए लेन देन की मिली इजाजत। पहले चरण में 2 करोड़ ग्राहकों को मिलेगी सुविधा। सरकार के अगले राहत पैकेज में डिमांड बढ़ाने पर रहेगा फोकस। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले प्रधान आर्थिक सलाहकार। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ेगा खर्च। एमएसएमई और कम आय वालों का भी रखेंगे ख्याल। पूरे हफ्ते बुल्स के कब्जे में रहा बाजार। निफ्टी जनवरी के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंचा तो वहीं लगातार 5 सेशन की तेजी में निफ्टी बैंक 12% से ज्यादा भागा। आज आरआईएल, एचडीएफसी बैंक की ओर से सबसे ज्यादा तेजी। बंगाल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली के दर्शन के बाद ममता सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। मंतुआ समुदाय के लोगों के बीच पहुंचकर खाया खाना। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान कल। 15 जिलों की 78 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का मुकाबला हुआ और जोरदार। जिन राज्यों में ट्रंप थे आगे, अब उसमें बाइडेन को मिली बढ़त। रॉयल एनफील्ड ने उतारी ऑल न्यू क्रूजर मेटियोर 350। कीमत $2.25 लाख से शुरू। होंडा सीबी 350 से सीधा मुकाबला। सेबी ने म्यूचुअल फंड में नई कैटेगरी बनाई है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 65% निवेश इक्विटी में होगा और इसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप शेयर शामिल होंगे। आपको याद होगा कि सितंबर में सेबी ने मल्टी कैप फंड के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के लिए 25% निवेश की शर्त रख दी थी। अब फंड हाउस मौजूदा स्कीम्स को फ्लेक्सी कैप के तौर पर रख पाएंगे और नया फंड भी ला पाएंगे। नए बदलाव की जानकारी फंड्स को निवेशकों को देनी होगी और उन्हें 30 एग्जिट लेने के लिए 30 दिन का समय देना होगा, वो भी बिना किसी एग्जिट लोड के, यानी कोई भार दिए बिना। खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज मठपाल जुड़ गए हैं, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो थोड़ा समझाइए कि ये बदलाव किस तरीके का है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल, ये बदलाव बहुत ही अच्छा है। जब से सेबी ने ये बताया था कि मल्टी कैप कैटेगरी में जो चेंजेस करने थे, तो इन्वेस्टर्स काफी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब क्योंकि इसी चीज को फ्लेक्सी कैप नाम दे दिया गया है, अब क्योंकि मल्टी कैप का मतलब भी ये था कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है सभी तरह के, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप या लार्ज कैप में होना चाहिए। जबकि हो ये रहा था कि मल्टी कैप में जो इन्वेस्टमेंट था वो लार्ज और मिड कैप के बीच में, मतलब ज्यादातर स्कीम में ऐसा था कि एक्सपोजर लार्ज एंड मिड कैप में था जी। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा सेबी का ये था कि ट्रू टू लेबल नहीं है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मल्टी कैप है तो मल्टी कैप होना चाहिए। तो इसके लिए अब जो फ्लेक्सी कैप है उसमें चॉइस है फंड मैनेजर के पास में कि उन्हें कितना परसेंट लार्ज कैप में करना है, कितना मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कहां पर करना है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है और ट्रू टू लेबल है। तो सेबी का डिसीजन जो है ये इन्वेस्टर के हित में रहेगा और जो एग्जिस्टिंग स्कीम है इन्वेस्टर्स को अब वहां से निकलने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। हालांकि चॉइस दी गई है कि आप 30 डेज में बिना किसी एग्जिट लोड के एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्कीम अगर फ्लेक्सी कैप बन जाएगी और वही उनका मकसद था, तो इन्वेस्टर वहीं पर बने रह सकते हैं। जी, तो इन्वेस्टर्स को आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह यह है कि अगर उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो चाहते यही थे कि उनका इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी मल्टी कैप में है और वो खुश हैं वहां पर, तो अब क्योंकि उनके जो मकसद था इन्वेस्टमेंट का वो पूरा हो रहा था, तो वहीं पे रहे, उन्हें निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स को ये था कि वो चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट नहीं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सही तरह के इसके जगह पे हो, या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, तभी निकले। लेकिन अदरवाइज उनके लिए अगर फ्लेक्सी कैप जो है
वो ऑप्शन जिस तरह का बना हुआ है वहीं पे रहना चाहते हैं तो बिल्कुल वहीं पे बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, अपनी जानकारी को जोड़ने के लिए इस जानकारी के साथ, और इन्वेस्टर्स को भी पंकज जी ने कुछ सलाह दी है, उस पर आप गौर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करने के साथ साथ पेमेंट भी कर सकेंगे, यानी पैसे ले सकेंगे और दे सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने व्हाट्सएप की यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की जो अर्जी थी उसको मंजूरी दे दी है। एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को पहले चरण में 2 करोड़ ग्राहकों को यह सुविधा देने की मंजूरी दी है। डिटेल समझते हैं असीम से। असीम, ये बताइए कैसी होगी ये पेमेंट सिस्टम और कब तक शुरू होगी? देखिए, व्हाट्सएप जो है 2018 से पेमेंट सर्विसेज का ट्रायल जो है वो कर रहा है कि इसको इंतजार था कि कब उसको एनपीसीआई से हरी झंडी जो है मिलती है, तो इंतजार जो है अब खत्म हो गया। एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को यूपीआई के जरिए पेमेंट करने को मंजूरी जो है वो दे दी है। हालांकि ग्रेडेड चरण में कंपनी जो है सर्विसेज जो है दे पाएगी। पहले चरण में कंपनी जो है 2 करोड़ ग्राहक जो है वो जोड़ पाएगी। व्हाट्सएप ने भी इसका रोल आउट करने की शुरुआत जो है वो कर दी है। 10 भाषाओं में रोल आउट जो है वो किया जा रहा है और 5 बड़े बैंकों के साथ उसकी बातचीत जो है जारी है, जिनको की जल्दी ऑन बोर्ड जो है वो ले लिया जाएगा। व्हाट्सएप के देश में करीबन 40 करोड़ के आसपास ग्राहक है और व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट करना जो है मैसेज भेजने जितना आसान जो है होगा। तो एनपीसीआई को इस बात की भी चिंता थी कि अगर व्हाट्सएप जो है पेमेंट में आता है तो कहीं ना कहीं उसकी मोनोपोली जो हो सकती है। तो इसको देखते हुए जो एनपीसीआई है उसने ट्रांजेक्शन पर एक कैप जो है वो भी लगा दिया। 30% से ज्यादा कोई भी कंपनी जो है ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं कर पाएगी। तो व्हाट्सएप ने जो अपनी सर्विसेज जो है रोल आउट जो है करनी जो है वो शुरू कर दिया और जल्दी आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे पेमेंट करने के लिए, किसी भी तरह की यूपीआई पेमेंट करने के लिए, जो कि मैसेज भेजने जितना आसान जो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम। तो एक और ऑप्शन पेमेंट के लिए। और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में ये पूरा हफ्ता बुल्स के नाम रहा। इस हफ्ते निफ्टी 5% से ज्यादा चढ़ा है, तो वहीं निफ्टी बैंक में 12% से ज्यादा की मजबूती आई है। लगातार 5 सेशन की तेजी से निफ्टी जनवरी के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। निफ्टी आज 12,250 के पार टिका है, यानी अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई के तकरीबन 170 अंकों की दूरी पर। आज निफ्टी बैंक में 450 अंकों की तेजी रही। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी की तरफ से सबसे ज्यादा योगदान रहा। एचडीएफसी बैंक ने नई ऊंचाई भी बनाने में कामयाबी रखी और अन्य निजी बैंकों के लिए भी जोरदार तेजी का सेशन रहा। हालांकि फार्मा इंडेक्स 0.1% नीचे बंद हुआ है। एफएमसीजी इंडेक्स भी हल्के लाल निशान में बंद हुआ है। फार्मा कंपनी सिप्ला के सितंबर तिमाही के नतीजे हर पैमाने पर अनुमान से बेहतर आए हैं। कंपनी का मुनाफा साल दर साल दूसरी तिमाही में 0.4% बढ़कर 662 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। वहीं आय 14.5% बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए के पार हो गई है। मार्जिन भी 20.7% के मुकाबले इस बार 23.3% पर आई है। सरकार अगले राहत पैकेज में डिमांड बढ़ाने पर जोर देगी। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का रास्ता अपनाया जाएगा। वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल का कहना है कि लॉकडाउन में डिमांड पर फोकस नहीं था, लेकिन अब इसका वक्त आ गया है। देखिए उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत। मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि कई तरह के फैसले सरकार ने पिछले दिनों लिए हैं, उसका कितना इम्पैक्ट दिख रहा है, और खासकर फेस्टिव सीजन में हम डिमांड लौटते हुए दिख रहे हैं तमाम सेक्टर्स में, तो किस तरह के रिवाइवल की उम्मीद हम कर रहे हैं और अब तक कितना इसका इम्पैक्ट दिख रहा है? अब तक जो हमें दिख रहा है कि जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं, अगस्त में थोड़ा सा वापस आया, फिर सितंबर में और अक्टूबर में जो हमारे जो आंकड़े आए हैं उससे तो ये लग रहा है कि जहां भी हम लोगों ने खोल दिया है वहां जो मांग है सिस्टम में वो वापस आ चुकी है और कुछ जगहों में पिछले अक्टूबर के मुकाबले भी ऊपर हैं। तो मतलब हम लोग कहीं कहीं पॉजिटिव ग्रोथ भी देख रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बहुत लोगों का ये भय था कि एक बार पूरी तरह से अर्थव्यवस्था टूट गई है, ऐसा एकदम ही नहीं है। मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूं कि जहां भी हम लोग खोल रहे हैं वहां डिमांड वापस आ रहा है। अभी तक जो पैकेज हमने देखे हैं सरकार की तरफ से ग्रोथ बढ़ाने के लिए अलग अलग सेक्टर के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। कंजम्पशन बढ़ाना बड़ी चुनौती है सरकार के सामने और उसको लेकर सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन वो ज़्यादा पर्याप्त नहीं साबित हुए हैं। तो जो जिस नेक्स्ट स्टिमुलस पैकेज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो कंजम्पशन बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए होगा, सीधे लोगों को इनकम सपोर्ट दिया जाए? हम लोगों ने एकदम जो गरीब हैं उनके पास जनधन में पैसा डाला, उनके लिए जिससे नवंबर तक खाना उनके पास हो, हम लोगों ने फ्री में प्रोवाइड किया।
फिर जो हमारे एमएसएमई सेक्टर हैं, जो लघु क्षेत्र में हैं, उनके लिए जैसे 100% गारंटी हम लोगों ने दिया, 100% गारंटी लोन्स दिए। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, उनको लिए एक सेफ्टी नेट बना रहे हैं जिससे उनको कुशन हो जाए। हाँ, इससे हम लोगों की ये नहीं कह रहे थे कि इससे पूरा रिवाइवल होगा, क्योंकि ये सिर्फ सेफ्टी नेट था। अब क्या हुआ है, जब हम पैर को ब्रेक से हटा दे रहे हैं, अब समय आया है कि एक्सेलरेटर पे दबाया जा सकता है। हाँ, तो अब हम करेंगे और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है जिस पे हम लोग ध्यान देंगे वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट स्पेंडिंग है, उस पे हर एक तरीके के प्रोडक्ट पे डिमांड बढ़ता है। आप स्टील लीजिए, सीमेंट लीजिए, कोई भी, नौकरियां आती हैं इससे। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा, दूसरा क्या लोगों को डायरेक्ट सपोर्ट की भी बात है? जहां जो हमारे क्योंकि जॉब्स लघु उद्योग में जहां जरूरत सपोर्ट है देंगे, और जो लोग जो गरीब हैं, जिनके पास और कोई साधन नहीं है, उनको दिया जाएगा। और अब बात करते हैं टेलीकॉम अपडेट की। CNBC Awaaz and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. 5 साल के लंबे इंतजार के बाद टेलीकॉम कंपनियों की एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी एक ग्राहक से होने वाली औसत कमाई एक बार फिर बढ़ने लगी है। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद कंपनियों के आरपूस 142 रुपए तक पहुंच गए हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां अगले 6 से 12 महीने के अंदर आरपूस में 25% की और बढ़ोतरी कर सकती हैं। पांच साल के बाद टेलीकॉम कंपनियों के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर टेलीकॉम कंपनियों के लिए अच्छे दिनों की तरफ इशारा करने लगे हैं। दिसंबर में कंपनियों के प्रीपेड टैरिफ बढ़ने और वर्क फ्रॉम होम के चलते डेटा की खपत बढ़ने से ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है, और दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद कंपनियों के आरपू 142 रुपए तक देखने को मिले हैं। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़े पर नजर डालें तो 2015 से 2018 के बीच यहाँ लगातार गिरावट ही रही और ये 69 रुपए तक गिर गए, लेकिन उसके बाद 2019 में मामूली बढ़त देखने को मिली, पर अब ये 142 रुपए पर हैं। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को लगता है कि ये काफी नहीं है और अभी और बढ़ोतरी होनी चाहिए। हम बार बार ये बोलते रहते हैं कि आरपीयू बढ़ने की सख्त जरूरत है, और उसके लिए अंतर्गत हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि वो टैरिफ्स और टैक्सेस और लाइसेंस फी को पुनः विचार करें, जिससे कि फाइनेंशियल बर्डन टीएसपी पे कम हो। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां अगले 6 से 12 महीनों के अंदर टैरिफ में 25% तक की बढ़ोतरी और कर सकती हैं। क्रिसिल की माने तो टेलीकॉम कंपनियों को अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, 5G नेटवर्क लगाने और AGR की रकम चुकाने के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी करनी ही होगी। इससे कंपनियों का आरपू 175 से 180 रुपए तक पहुंच सकता है। Definitely, given India's price of spectrum, जो टेक्नोलॉजी की ऑब्सोलेसेंस हो रही है, जो इंडिया में टैक्सेबल लेवीज हैं टेलीकॉम पे, इन सब को अपने जहन में रखते हुए 145 कभी भी सफिशिएंट नहीं हो सकता फॉर अ सस्टेनेबल इंडस्ट्री। इन दरों को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, इमीडिएट फ्यूचर में ऑलमोस्ट डबल। हालांकि कंपनियों की टैरिफ में बढ़ोतरी उपभोक्ता की जेब ढीली कर सकती है। पिछले 4 सालों से सबसे सस्ती दरों का फायदा उठाने वाले उपभोक्ताओं को अब बढ़ा हुआ बिल चुकाना पड़ सकता है। असीम मनचंदा, दिल्ली। और देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने VVDN टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से टेलीकॉम सेक्टर में करीब 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। VVDN के को-फाउंडर विवेक बंसल का कहना है कि इस कदम से देश को कई नौकरियां और काफी मजबूती मिलेगी। देश में रोजगार के अवसर भी अब एक अच्छे प्रस्तुत हो रहे हैं, और ये सब तभी संभव हो पाया है जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसको एक अवसर में बदलने की चिंता की और उसके हिसाब से लाने का काम किया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से कोरोना का काल हम सब के लिए एक पॉजिटिव दिशा लेकर आया है। अब आने वाले समय में अच्छी रफ्तार के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं।
इस फैसिलिटी के द्वारा हमारा कंपनी का विज़न है कि हम अगले 3 साल में 1 लाख लोगों को जॉब दें और वो इसी फैसिलिटी के द्वारा ही हम समर्थ बनेंगे और लोगों को जॉब दे पाएंगे। और रॉयल इनफील्ड ने उतारी ऑल न्यू क्रूजर मिट्योर 350। सारी खासियतें आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। पहले कम होकर फिर बढ़ने लगे थे रोजाना जो कोरोना के नए केस हैं, लेकिन अब उसमें फिर एक बार कमी दिखाई दी है। कल के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में 5% की कमी आई है। एक्टिव मामले लगातार 6 लाख से नीचे बने हुए हैं, 5.5 लाख से भी नीचे बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि सरकार ने कुछ और देशों के साथ मिलकर वैक्सीन ट्रायल शुरू करने की बात की है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी तक भारत बायोटेक का वैक्सीन तैयार हो जाएगा और लॉन्च भी कर दिया जाएगा। दिल्ली में पटाखों की बिक्री का आज आखिरी दिन है। दिल्ली के कल से पटाखों की बिक्री पर रोक लग जाएगी। दिल्ली सरकार ने लोगों से दिवाली पर पटाखा नहीं जलाने की अपील भी की है। बावजूद इसके पटाखा दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। जायजा लिया रोहन सिंह ने। 7 तारीख से दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने वाला है। इस वक्त हम सदर बाजार में आए हैं, पटाखा बाजार में आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के पटाखे हैं। जो खास बात है इन पटाखों में कि ये सारे पटाखे जो हैं ये ग्रीन पटाखे हैं, यानी कि ये जो है प्रदूषण कम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनका ये कहना है कि उन्हें पहले तो इस बात की अनुमति दी गई थी कि जो पटाखे हैं वो बेचे जा सकते हैं, लेकिन फिर अचानक से सरकार ने इस पर रोक लगा दी। और हमारे साथ छाबड़ा जी हैं जो कि यहाँ पे एक मैसेज लेके यहाँ पे चल रहे हैं कि चरस, अफीम, गांजा, स्मैक बेचेंगे पटाखे वाले। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? सर ऐसा है, एक मिनट, हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं। हम या तो चरस, अफीम, गांजा बेचेंगे या चरस, अफीम, गांजा पी के सो जाएंगे, यही कर सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से हम 6 महीने हो गए अपने घरों में बैठे हुए हैं। हमें एक उम्मीद थी कि दिवाली पे हमारा जो है काम बढ़िया चलेगा। तो ये जो स्टॉक है क्या करेंगे इतने सारे स्टॉक? सर मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा? मैं आग लगा लूंगा अपनी दुकान के अंदर, और क्या करूंगा? यही कर सकता हूँ। यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वे स्टॉक का करें तो क्या करें, क्योंकि अभी से लेकर 30 तारीख तक जो पटाखे हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। रोहन सिंह, दिल्ली। और कल बिहार चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा। अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रशासन मतदान की अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। पूर्वी बिहार के सीमांचल इलाके में भी कल ही मतदान होगा, जहां अल्पसंख्यक मतों का खास प्रभाव है। महागठबंधन और जेडीयू दोनों को इस इलाके से खास उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजे जो हैं वो मंगलवार 10 नवंबर को आएंगे और कल शाम को मतदान जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बिहार के लिए एग्जिट पोल्स भी आएंगे। कल शाम को हम भी आपको दिखाएंगे पोल ऑफ पोल्स, साथ ही एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी करेंगे कि क्या होने वाला है बिहार के चुनाव में। और अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन था। अमित शाह ने आज कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन किए। बीजेपी के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचे और वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले। दोपहर में बांग्लादेश के प्रवासी हिंदू यानी मतुआ समाज के लोगों से अमित शाह ने मुलाकात की और उनके एक घर में खाना भी खाया। इन सब के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां, माटी और मानुस का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। और मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया, कम्युनिस्टों को भी मौके बार बार दिए और 2 बार ममता दीदी को भी दिया। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन मजबूती के साथ बहुमत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉर्जिया में पहले ट्रंप से पिछड़ने के बाद अब बाइडेन ने बढ़त बना ली है। जो बाइडेन मेड इन वोटों से मेल इन जो वोट्स आते हैं मेल से, उससे बाइडेन को मिल रहे जबरदस्त समर्थन से वो बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं।
ट्रंप के 213 के मुकाबले बाइडेन को अभी तक 253 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स मिल चुके हैं और वोटों की गिनती अभी जारी है। इंटरपोल ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को साइबर अटैक और डाटा चोरी के बाद फिरौती वसूलने वालों के खिलाफ आगाह किया है। दुनिया भर में कोरोना के दौरान ऐसी घटनाओं में तकरीबन 350% का इजाफा देखने को मिला है। इंटरनेट का बढ़ता एक्सपोजर कोरोना काल की मजबूरी के साथ साथ वक्त की जरूरत भी बन गया है। एक आंकड़े के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल लेन देन करने वालों की तादाद में तकरीबन 60% का इजाफा हुआ है। लेकिन इसी तादाद में साइबर अटैक, हैकिंग और रैनसमवेयर के जरिए फिरौती वसूलने की घटनाओं में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इंटरपोल ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को आगाह करते हुए बताया है कि अलग अलग देशों से मिली शिकायतों के आधार पर दुनिया भर में साइबर अपराध की घटनाएं 350% तक बढ़ गई हैं। तो खाली जो फाइल डाउनलोड करना और खोलने का जो प्रोसेस है उसमें किसी भी व्यक्ति को एक तरह से ट्रिक किया जा सकता है और चूंकि बहुत बड़ी आबादी मजबूर है ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए बिना सुरक्षा का जानकारी लिए, इसलिए इस साल लगता है कि जो रैनसमवेयर अटैक्स है भारत के अंदर इंडिविजुअल लोगों के ऊपर 50 से 60% बढ़ेंगे। इंटरपोल के मुताबिक कॉर्पोरेट्स और निजी संस्थाएं तो साइबर अटैक और फिरौती जैसी घटनाओं को लेकर सतर्क हैं, लेकिन नए यूजर्स की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। एक आंकड़े के मुताबिक साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसे लोगों ने पिछले साल करीब $24 बिलियन की फिरौती चुकाई है। इन घटनाओं को ज्यादातर चीन और ईरान जैसे देशों में बैठे हैकर्स ने अंजाम दिया है, जिनका टारगेट अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देश थे। जानकारों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कानून को सख्त बनाने और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि जब ये साइबर आक्रमण होता है, साइबर थ्रेट होती है, तब कहीं ना कहीं वो आपके सिस्टम में आपकी इजाज़त के बगैर घुसते हैं। भारत के IT एक्ट में धारा 43 में आप 5 करोड़ रुपए तक का हर्जाना भी मांग सकते हैं अगर आपको उनकी आइडेंटिटी मालूम है तो, वरना फौजदारी मुकदमा तो दर्ज किया ही जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को कहा था कि देश में नई साइबर सुरक्षा नीति तैयार की जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में साइबर निर्भरता और बढ़ने वाली है। लेकिन कोरोना काल में ही इंटरनेट का एक्सपोजर पर्सनल डिवाइसेस के जरिए घरेलू नेटवर्क तक पहुंच चुका है, जो इस वक्त काफी असुरक्षित हैं। ऐसे में साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है और प्रभावी सिस्टम को डेवलप करना और तत्काल लागू करना बेहद जरूरी हो गया है। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। रॉयल एनफील्ड ने मीटियोर 350 को लॉन्च कर दिया है। ये क्रूजर बाइक है जो थंडरबर्ड की जगह लेगी। कंपनी ने इसके 3 मॉडल उतारे हैं, फायरबॉल, स्टेलर एंड सुपरनोवा। ये पूरी तरह से नई बाइक है जिसमें फ्रेम से लेकर इंजन तक सब कुछ नया है। मीटियोर 350 में 350 सीसी का इंजन लगा है जो एयर कूल्ड इंजन है और 20 bhp पावर जनरेट करता है और ये इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। इसमें ट्रिपर नेविगेशन फीचर दिया गया है जिसे मोबाइल फोन से कनेक्ट करके गूगल मैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और सीट की हाइट 765 mm है ताकि खराब रास्तों में भी आपसे आसानी से चला सके। मीटियोर 350 की कीमत 1,75,000 रुपए से शुरू होती है जो 1,90,000 रुपए तक जाती है और इसका सीधा मुकाबला होगा होंडा CB 350 बाइक से जो हाल ही में लॉन्च हुई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के जरिए। नमस्कार।